दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी की किताब में जब देश की अर्थव्यवस्था का परचम लहरा रहा था, उस वक्त सरकार खुले तौर पर कहती थी कि बैंकों को बेच देंगे। सरकारी बैंकों का मतलब ही क्या है? निजी बैंक रहेंगे, विदेशी बैंक रहेंगे, देश की अर्थव्यवस्था तो आसमान छू रही है। स्थितियां डगमगाई और इस बार बजट में बैंकों को बेचने का जिक्र नहीं है, जो पिछले बरस बजट के दौर में दो बैंकों को बेचने का जिक्र था। सरकार का परचम और लहराया। सरकार ने सोचा इस दौर में खूब कर्ज दे दिए जाएं, इकोनॉमी संभल जाएगी, क्योंकि कॉरपोरेट को ही इस देश को चलाना है। बैंकों के पास धड़ाधड़ राजनीतिक तौर पर एक के बाद एक नोट चलते चले गए, कागज से लिखे हुए नोट जिस पर हस्ताक्षर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के हुआ करते थे। अब उन दस्तावेजों में कमी आ गई है। बैंकों को निर्देश है, इतना लोन मत दे दीजिए जो वापस नहीं लौटे, और वापस लौटे या ना लौटे, लेकिन उसके बाद इस देश के कॉरपोरेट और रईस देश छोड़कर भाग ना जाएं। तीसरी परिस्थिति इसी दौर में निकल कर आई जब शेयर बाजार के भीतर बैंकों का कच्चा चिट्ठा आरबीआई ने मांगा, और यह सोचकर मांगा कि जरा परखें तो कितना पैसा शेयर बाजार की अलग अलग कंपनियों में बैंकों ने झोंक दिया है, यह सोचकर कि उन्हें लाभ होगा। आंकड़े खुले तौर पर तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन जैसे एसबीआई ने कहा हमने 27,000 करोड़ का लोन दिया है, अडानी इसको दिया है, और दूसरी तरफ एलआईसी ने भी कहा लगभग 36,000 करोड़, हां उनके झोंके जरूर हैं लेकिन वह डूबेंगे नहीं। इस प्रक्रिया के भीतर हमारी टीम ने अलग अलग बैंकों के जरिए जब परिस्थितियों को टटोलना शुरू किया तो तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा बैंकों का पैसा शेयर बाजार में फूंका पड़ा है। सवाल यह लौटेगा या नहीं लौटेगा, वह तो इकोनॉमी पर निर्भर है, जो इकोनॉमी कल तक कुलांचे मारते हुए दिखाई दे रही थी। और भारत की राजनीति की त्रासदी देखिए, वो बैंकों पर ही आश्रित है। सरकार के जितने कार्यक्रम सब कुछ सरकारी बैंकों के जरिए चलता है। सरकार जब सोचती है कि प्राइवेटाइज कर दिया जाए और इस देश के भीतर में चंद हाथों के जरिए इस देश की अर्थव्यवस्था भी संभल जाएगी और देश भी दौड़ने लगेगा, उसी वक्त सरकार को झटका लगा और सरकार को समझ में आने लगा कि दरअसल राजनीति साधनी है और सत्ता में बने रहना है, तो फिर सरकारी बैंकों का रहना जरूरी है, क्योंकि एक दो नहीं दर्जनों योजनाएं हैं सरकार की जो सरकारी बैंकों के जरिए ही चल सकती है। और जितने बड़े रईस मित्र हैं उनको कर्ज भी प्राइवेट या फॉरेन बैंक नहीं देते हैं, सरकारी बैंकों के जरिए ही उन्हें कर्ज दिया जाता है और दिया जा सकता है। तो क्या बैंकों को लेकर सरकार ऊहापोह की स्थिति में आकर खड़ी हो गई, या उस देश की राजनीति जिसे वो अपने तौर पर हाँकती रही, पहली बार अर्थव्यवस्था को जब उस राजनीति ने हाँका तो उसके सामने सवाल खड़ा हो गया कि अगर इकोनॉमी को जनता के अनुकूल रखना है, वेलफेयर स्टेट की धारणा को बरकरार रखना है, तमाम बड़ी योजनाओं को बैंकों के जरिए लागू करवाना है, तो फिर सरकारी बैंकों का रहना जरूरी है। और सरकारी बैंकों के भीतर इस दौर में जितना खोखलापन सरकार ने भर दिया, उसमें सवाल सबसे बड़ा यही हुआ कि धीरे धीरे कर्मचारियों की तादाद इतनी कम होती चली गई कि इस देश में जितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की संख्या इस दौर में कम हो गई। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के पास जो ब्रांच है वो ना तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे हैं और ना ही उनका इतना नेटवर्थ है या एसेट है जो तुलना कर सके कि भारत के सरकारी बैंकों की ताकत क्या है। और दूसरी तरफ जो निजी या प्राइवेट या फॉरेन बैंक हैं उसमें जैसे ही आप खाता खुलवाते हैं वैसे ही आपके ऊपर बोझ बढ़ना शुरू हो जाता है। यह बोझ चेकबुक से लेकर एटीएम से लेकर हर उस चीज का है जिसकी सुविधा आपको चाहिए। यानी सरकारी बैंक वेलफेयर स्टेट का प्रतीक है, प्राइवेट बैंक मार्केट का प्रतीक है। और लेकिन इन सब के बीच भारत की राजनीति किस बात का प्रतीक है? राजनीति ने 2014 के बाद से बैंकों के साथ खूब खिलवाड़ किया, मर्जर भी किया, कर्मचारियों की तादाद भी कम की, ब्रांच भी कम किए, एटीएम भी कम किए, और इन सब के साथ
प्राइवेट बैंकों को लगातार लाइसेंस देने की शुरुआत कर दी। एक दो नहीं, बड़ी तादाद में इस देश में निजी बैंक खुल गए। तो आज जरा इस कच्चे चिट्ठे को समझ लीजिए कि जैसे ही जिक्र शेयर बाजार में बैंकों द्वारा दिए जा रहे पैसे और उस पैसे के आश्रय कॉरपोरेट की कुलांचे मारते हुए अपने नेटवर्थ को बढ़ाने की सोच जागी और ऐसे में अडानी कांड जब सामने उभर कर आ गया तो सरकार की हालत खस्ता होने लगी, वह पस्त पड़ गई। तो इस बार के बजट के लिए पहले ताली बजा लीजिए कि इस बजट में बैंकों को निजीकरण करने की स्थिति में सरकार ने कोई जिक्र नहीं किया, जो इससे पहले दो बैंकों को लेकर करती थी और एक इंश्योरेंस कंपनी को लेकर खुले तौर पर करती थी। आईडीबीआई का नाम अभी भी जरूर है क्योंकि उस पर तो मोहर पहले ही लग चुकी है। और इस बार जो डिसइन्वेस्टमेंट का दायरा है वह भी 50,000 करोड़ की स्थिति का दायरा है। जरा दस्तावेजों के आश्रय परखने की कोशिश कीजिए कि स्थिति में भारत की इकोनॉमी में बैंक खड़े कहां हैं, क्योंकि निजीकरण नहीं करेंगे तो उसके अलावे एनएमडीसी स्टील का नाम है, आईडीबीआई बैंक का नाम है, कॉन्कर का नाम है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नाम है, बेमेल का नाम है यानी बीईएमएल का नाम है और 50,000 करोड़ का एक टारगेट रखा गया है। तो क्या यह माना जाए सरकार ने अपने पांव पीछे खींच लिए? वह समझ गई कि निजीकरण के आश्रय लाभ तो मिल सकता है उस खुद को, लेकिन इस देश को लाभ नहीं मिलेगा। और देश को लाभ नहीं मिलेगा तो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की तारीख धीरे धीरे 1 साल की बची है और उसके बाद तो चुनाव होंगे। तो क्यों नहीं बड़ी बड़ी योजनाओं के आश्रय चीजों को डेवलप किया जाए। और इस डेवलप करने की परिस्थिति में याद कीजिए 2014 के बाद जो जनधन योजना की शुरुआत की गई थी, कितने प्रतिशत प्राइवेट बैंक है जिन्होंने जनधन योजना खोली? जी नहीं, 10% भी नहीं, उससे भी कम। सारे डाटा पे बात होगी, लेकिन पहले एक बात का जिक्र शुरुआत में समझ लीजिए कि सरकार ने इस दौर में जब उसे लगता था इस देश के बैंक उनके गले की फांस हैं तो वह उसे बेच देना ही चाहिए, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक को बहुत तरीके से आगे बढ़ाया। करेंसी का चेस्ट हो, चाहे गवर्नमेंट का बिजनेस हो, चाहे फ्रेश करेंसी हो, सबको बहुत सलीके से आगे बढ़ाया। लाइसेंस देने की शुरुआत कर दी। प्राइवेट बैंक के पैरेलल पब्लिक बैंक को लेकर मर्जर किया गया, ब्रांच कम किए गए, स्टाफ कम किया गया। और जब जनधन योजना का हम जिक्र आपसे कर रहे थे, 97.3% जनधन खाते पब्लिक बैंक में खुले हैं, प्राइवेट में नहीं खुले हैं। वहां तो सिर्फ 2.7% ही जनधन खाते प्राइवेट बैंक में खुले हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार के लिए बैंक सरकारी ही काम करता है या पब्लिक सेक्टर के बैंक ही काम करते हैं और राजनीति साधनी है तो अर्थव्यवस्था को थोड़ी देर के लिए दरकिनार करके अलग रख दीजिए, क्योंकि इस दौर में सरकार की कई योजनाओं का जिक्र इस बजट में भी है। लेकिन उससे पहले बैंकों के आश्रय एक चीज और समझिए। याद कीजिए अटल पेंशन योजना अकाउंट कल्पना कर रहे हैं, सरकारी बैंकों में कितने खुले और प्राइवेट बैंकों में कितने खुले? सरकारी बैंकों में 91%, संख्या के लिहाज से यह 1,56,75,442 अकाउंट है और प्राइवेट में सिर्फ 9% यानी 15,62,999 अकाउंट खुले हैं। यह अटल पेंशन योजना अकाउंट का एक सच है। दूसरी बात ध्यान दीजिए, बैंकों पर इस दौर में लगातार दबाव भी बना कि कैसे उन्हें एनबीएफसी पर पैसा देते चले जाना, और एनबीएफसी किस रूप में डूबती रही यह भी सबके सामने खुले तौर पर निकल कर आया। जो क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर वह भी देखिएगा तो इंडस्ट्री के क्षेत्र में, रिटेल लोन के क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या दूसरे लोन के मद्देनजर 2022 यानी इस फाइनेंशियल ईयर के साथ अगर परिस्थिति को देखिएगा तो एग्रीकल्चर को सिर्फ 1.7% एनबीएफसी के जरिए दिया गया, लेकिन इंडस्ट्री को 38.3, रिटेल लोन भी लगभग 28.5 जो इस दौर में ओवरलैप कर गया है, आगे निकल गया है। सवाल ये नहीं है, सवाल कुछ और है। सवाल है कि इस दौर में जो पैसा नहीं लौटा रहे थे उनकी तादाद कितनी थी, और उनकी जब बड़ी तादाद रिजर्व बैंक ने देखी तो उसके भी होश फाख्ता हो गए। यह कैसी स्थिति है जिसमें लगातार लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और ज्यादा नहीं, 25 लाख से ज्यादा लोगों की तादाद 2017 में जितनी थी उसके दुगनी स्थिति में आकर 2022 में आप खड़े हो गए। और इस दौर के भीतर आप वसूली नहीं कर पाए, लोग देश छोड़कर भाग गए
और उन देश छोड़ने वालों से भी राजनीतिक अगर लाभ मिल जाता है मुद्दों के आसरे या उनके भागने के आसरे, उनकी पॉलिटिकल फंडिंग के आसरे या फिर उनके हवाला रैकेट के आसरे या फिर शेयर मार्केट के वैल्यूएशन के आसरे, इन तमाम बातों पर एक क्षण के लिए गौर करते हुए जरा इन परिस्थिति पर आकर खड़े हो जाइए जहां सरकार बैंकों को लेकर फंस चुकी है। अभी तक की नीतियां बैंकों के खिलाफ थी, अभी की नीति एक लिहाज से सीज फायर की है। 2024 में चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस डामाडोल परिस्थिति में है उसी का एक नजारा शेयर बाजार में नजर आता है। तमाम सर्वेलेंस, तमाम रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी स्थितियां सरकार के हाथ से निकलती चली जाती है। अब आप ध्यान दीजिए, जिस तरीके से इंडस्ट्री की तरफ से ध्यान बटाकर एग्रीकल्चर की दिशा में इंदिरा गांधी बैंक्स को राष्ट्रीयकरण के आश्रय ले गई थी और उन्होंने कहा था कि अर्बन से रूरल की तरफ जाइए और जो मिडिल क्लास या अपर क्लास है वहां से शिफ्ट कीजिए, बैंकों को मास बैंकिंग की तरफ ले जाइए। मोदी सरकार ने इसमें एक और चुग्गा डाल दिया, जहां पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की जरूरत उसे पड़ी तो उसने मास लेवल पर जनधन योजनाओं को इंप्लीमेंट कराया। लगभग 47 करोड़ से ज्यादा खाते इस देश में जनधन योजना के खुले हैं। उस 47 करोड़ में से लगभग 46.5 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक में है, प्राइवेट में नहीं है। सरकार की अपनी राजनीतिक जरूरतें सरकारी बैंक पूरा करता है, लेकिन इस दौर में कैसे किस रूप में हुआ इसको अगर ध्यान देना शुरू कीजिएगा तो कुछ बातों पर और गौर करने की शुरुआत कीजिए। हम एक बैंक का नाम लेते हैं, कोई भी प्राइवेट बैंक, इस दौर में सबसे बड़ा एचडीएफसी बैंक है और पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा एसबीआई है। अब कल्पना एक क्षण के लिए कीजिए, उसके बाद हम बैंक की तमाम परिस्थिति पर आएंगे जो इस देश की इकोनॉमी से खिलवाड़ हुआ है। लेकिन पहले समझिए, एसबीआई के जो बैंक हैं उसके जितने ब्रांच हैं और एचडीएफसी के जितने ब्रांच हैं, तो एसबीआई लगभग 3 गुना ज्यादा है और हर क्षेत्र में ज्यादा है। इसको इस ध्यान से देखिए कि एचडीएफसी में जो काम करने वाले लोग हैं, वहां जो स्टाफ है उसकी संख्या 1,41,579 है, जो एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है। एसबीआई में 2,44,250 कर्मचारी हैं, लेकिन वहां पर जो ग्राहक है वो प्रति कर्मचारी 501 ग्राहक को ट्रीट करता है, लेकिन एसबीआई में 1680 ग्राहक को एक कर्मचारी ट्रीट करता है। और टोटल वैल्यूएशन अगर देखिएगा तो वैल्यूएशन एचडीएफसी का जो है वो तकरीबन 29 लाख करोड़ का है, 29.28 लाख करोड़। और दूसरी तरफ अगर आप एसबीआई का जिक्र कीजिएगा तो ये 2-2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। 2-2.5 गुना का मतलब ये होता है लगभग 678 लाख करोड़ का। इस स्थिति में एसबीआई और एचडीएफसी के बीच का एक हम खाली अंतर आपको बतला रहे हैं, इसमें एक दूसरी बेसिक अंतर को लीजिएगा तो समझिए कि एचडीएफसी में लगभग 21,000 भर्तियां बीते फाइनेंशियल ईयर में हो गई और एसबीआई में लगभग 1,500 जो काम कर रहे थे उनको नौकरी से हटा दिया गया, यानी रिड्यूस कर दिए गए, यानी कम कर दिए गए। तो बैंकों को कंगाल बनाने और खोखला बनाने की स्थिति सिर्फ पूंजी के आसरे नहीं है, बल्कि किसी को खत्म करना है तो ब्रांच हो, एटीएम हो, अलग अलग क्षेत्रों में उसकी मौजूदगी हो, कर्मचारी हो, सबको आप पूरी तरीके से खत्म करने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दीजिए। और यह कमोवेश पब्लिक सेक्टर के हर बैंक के साथ यह परिस्थिति आई है। अब यहां पर एक दूसरी परिस्थिति निकल कर आती है जब आप इन बातों पर आते हैं कि बैंक की बैलेंस शीट कैसे ठीक की जाए और वो पैसा अगर कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट के जरिए शेयर बाजार में जा रहा हो या फिर शेयर बाजार के समानांतर अपने अपने इंडस्ट्री में भी लगा रहा हो और इस देश की इकोनॉमी इस दौर में डामाडोल हो गई, तो बैंक अगर प्राइवेट हिस्से का होगा तो वो पैसा लेने के लिए जाएगा और जब पैसा वसूलने जाएगा तो वह इंडस्ट्रीज कहां से पैसा ला पाएगा। इसीलिए सरकार ने कुछ नए नए रूल्स बनाए जो एनसीएलटी और आईबीसी को लेकर हैं। यह अपनी इकोनॉमी के भीतर के जो घाव है ना उसे ढकने के लिए क्रिएट किए गए कि आप दिवालिया घोषित कीजिए, दिवालिया घोषित करेंगे तो कम कीमत में उसको दूसरे को सौंपवा देंगे, दूसरे को देंगे तो कुछ पैसा आपसे ले लेंगे। इसी तरीके से माल्या का नाम है, चौकसी का नाम है, नीरव मोदी का नाम है, कितने अटैच किया गया, लगभग 15,000 करोड़ का, लेकिन कितने लेकर फरार हो गए। अब इस डाटे के भीतर आप घुसने की शुरुआत कीजिए।
ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है इतनी बड़ी रकम एनपीए की रिटर्न ऑफ कर दी जाए। 11,17,883 करोड़। जब पार्लियामेंट में जानकारी दी गई कि बीते 6 साल में हमने इतना रिटर्न ऑफ किया है और इस 11,17,000 करोड़ में से 8,16,000 पब्लिक सेक्टर का है और बाकी प्राइवेट और फॉरेन बैंक का है जो लगभग 3 लाख करोड़ का है। आरबीआई ने उनसे पूछा, महाराज ये तो बताइए कि कितने लोग हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा पैसा लेकर चले गए। बैंकों ने कहा 1 करोड़। हम आपको और बड़ा डाटा बताते हैं कि 25 लाख से ज्यादा जो पैसा लेकर चले गए। अगर हम 2017 में देखें, जब इस दौर में जीएसटी आया था, उस समय 8,045 लोग थे जो 25 लाख से ज्यादा जिन्होंने कर्ज लिया, और 25 लाख से ज्यादा लेते लेते कईयों ने कर्ज 15,000 करोड़ तक का लिया जो नहीं लौटाया। और नहीं लौटाने वालों की इस तादाद में आप हमको बांटिए मत कि ये 25 लाख था, ये 1 करोड़ था, ये 2 करोड़ था, ये 10 करोड़ था। छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए और ये समझिए कि 2017 से 2022 में उस समय 8,000 लोग थे और 2022 में ये बढ़कर 12,439 हो गए। अब सवाल था कि अगर इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है तो आप कर्ज क्यों दे रहे हैं, और कर्ज अगर दे रहे हैं तो ये वापस नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या ये दोबारा किसी दूसरे नाम से तो कर्ज नहीं ले लेते हैं। बड़ी छानबीन इस दौर में बैंकों ने भी अपने तौर पर की और परखा यह भी कि आप एक जगह दिवालिया हो जाइए, दूसरी जगह दूसरी दुकान दूसरे नाम से खोल लीजिए और उस नाम के आश्रय, राजनीतिक हस्तक्षेप के आश्रय बैंकों से आप लोन उठा लीजिए। यह तकरीबन 12% इस देश में हुआ है। दिवालिया भी है, लोन भी मिल रहा है, नाम भी बदल लिया, सरकार भी साथ है, राजनीति भी साथ है। और राजनीति को तो एक जमीन चाहिए जहां पे वोटरों की मौजूदगी हो। तो उसका खेल नजारा था इस देश के भीतर में, जो प्राइवेट बैंक तो काम करते नहीं। और प्राइवेट बैंक का डाटा जब निकल कर आया तो उसमें बताया गया हमने जो दिया था 25 लाख से ज्यादा जिन्होंने नहीं लौटाया, उनकी संख्या लगभग 1,616 थी 2017 में, और 2022 में वो बढ़कर 2,447 हुए हैं। लेकिन उनकी संख्या और इनकी संख्या ओवरऑल कर्ज की थी वह इस रूप में समझिए कि एक तरफ लगभग 8-9 लाख करोड़ और दूसरी तरफ लगभग 2.5-3 लाख करोड़। यह स्थितियों के बीच भारत का बैंक चल रहा है। एक और सवाल जो बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है अडानी कांड को लेकर कि ईडी सक्रिय क्यों नहीं होती है। ईडी कमाल की चीज है। ईडी 515 केसों में बैंकों के मद्देनजर सक्रिय हुई थी। उन 515 में से सिर्फ 39 कंप्लेन में ही वह सफल हो पाई और उसने 44,000 करोड़ का संपत्ति जो था अटैच किया। आप खुश होंगे। अब इसके बाद देखिए कि जो विलफुल डिफॉल्टर थे उसका उन्होंने 19,312 करोड़ रुपए अटैच किया जो अलग अलग माध्यमों से। इसमें 3 नाम ऐसे हैं जिनका 15,113 करोड़ सिर्फ उन्हीं की संपत्ति है। ये 3 नाम है विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। यानी इस देश के भीतर में कितनी संपत्ति का कैसे बैंकों के जरिए हेरफेर करते चले जाइए और उसके बाद सरकार बैठी है उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए, और आरबीआई बताता है नहीं नहीं गाइडलाइन के जरिए हो रही है, बुक ठीक रहना चाहिए और उसके जरिए ही हम इस रूप में काम कर रहे हैं। अब यहां पर जो अगला सवाल निकल कर आया, क्या इस रूप में सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, बैंकों से पूछा, आप ये जो कर्ज देते हैं और जो एनपीए बढ़ जाता है इसको लेकर कोई आपके पास निदान है, कोई ठोस कदम है? निदान कब आएगा, अगली सुनवाई में आएगा, कैसे आएगा? लेकिन एक डाटा दिया गया जो बैंकों आरबीआई की तरफ से दिया गया और एक जानकारी निकल कर आई कि सितंबर 2022 में जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनका एनपीए 6.5% है और अब जो 2023 का सितंबर आएगा इसमें बढ़कर ये 9.4 हो जाएगा। यानी फिर वही सवाल कि बढ़ेगा तो आप रोकते क्यों नहीं है। एक उदाहरण कमाल का था, उसमें दिया गया देखिए प्राइवेट बैंक का भी बढ़ रहा है, तो पूछा गया कितना बढ़ रहा है, तो कहा गया 3.3% से बढ़कर ये 5.8% हो जाएगा। और जो विदेशी बैंक हैं इनका भी बढ़ेगा 2.5% से 4.1% हो जाएगा। तब जानकारी ली गई कि रकम कितनी होगी, तो रकम जो है वह प्राइवेट और विदेशी बैंकों द्वारा रकम जो एनपीए में तब्दील होती है उसके लगभग 5 गुना ज्यादा पब्लिक सेक्टर की रकम है।
अब आप क्या करेंगे? जिसको सरकार माफ करने को तैयार है, क्योंकि इकोनॉमी इसी रूप में चलती है। एक डाटा और सुप्रीम कोर्ट के भीतर निकल कर आया, इस देश के भीतर में हर घंटे 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले तक हर घंटे 9 करोड़ रुपए एनपीए में तब्दील हो रहे थे। हर दिन 217 करोड़ रुपए एनपीए में तब्दील हो रहे थे। 2022 में यह डाटा बढ़ चुका है और 9 करोड़ जो हर घंटे था वो लगभग 12.5 करोड़ हो चुका है। हर दिन का जो है वो लगभग 300 करोड़ के लगभग पहुंचने को है। क्या समझ रहे हैं? इकोनॉमी से खिलवाड़ है, राजनीति को संभालना है, या इस राजनीति के जरिए सारे कटघरे में खड़े लोग उस राजनीति के साथ खड़े हो जाते हैं जिससे सब कुछ सहेजा जा सके? आप कहेंगे हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो इसकी एक दूसरी परिस्थिति में दोबारा आकर खड़े कि जो भारत के भीतर जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है वो महज 12 है मर्जर के बाद, लेकिन प्राइवेट बैंक 21 है। ज्यादा लाइसेंस उनको दिया गया। फॉरेन बैंक इस दौर में भारत के भीतर आए जिनकी संख्या 49 है। जो रीजनल रूरल बैंक है उनको भी कम किया गया, वो 80 से 56 पर आ गए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वह भी कम हुए, 1900 से घटकर 1562 पर आ गए। और रूरल कोऑपरेटिव बैंक अपने तौर पर इनकी संख्या भारत में बहुत है, लगभग 94,000 है जो छोटे छोटे बैंक अपने तौर पर काम करते हैं। अब यहां पर जो आखिरी सवाल उभरता है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इस सरकार के भीतर की सारी पॉलिसी जो होती है वो बैंकों के जरिए ही चलती है। और अगर बैंकों के जरिए चलती है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो दिया जाता है तो उसका एक सच यह है कि उत्तर प्रदेश में 8.5 करोड़, बिहार में लगभग 5.5 करोड़, पश्चिम बंगाल में लगभग 4.5 करोड़, मध्य प्रदेश में लगभग 3.25 करोड़, राजस्थान में लगभग 3.25 करोड़, महाराष्ट्र में लगभग 3.25 करोड़। ये जो संख्या बतला रहे हैं ये जनधन खातों की संख्या है जो पब्लिक सेक्टर में खुले हुए हैं बैंकों में। और यहां पर सरकार अपनी योजनाओं के जरिए जो चीजों को इंप्लीमेंट करती है उसको इस रूप में समझिए कि सरकार की योजनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है जो डरा देती है कि दरअसल ये सारी चीजों के इंप्लीमेंट में इतना पैसा इस देश का झोंका जाएगा क्योंकि राजनीति सफल हो जाए। उसके भीतर में स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत स्मार्ट सिटी, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन, अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस और दूसरी जो सरकार की स्कीम है, सबको मिला दीजिएगा तो 4,76,105 करोड़ यह बजट का वो हिस्सा है जो सरकार जाएगा, लेकिन वह सरकारी बैंकों के जरिए ही ट्रांसफर होगा। और जहां पर सरकार कमजोर होती है उसमें आरबीआई साथ आकर खड़ा हो जाता है और उन बैंकों को सहेजने के लिए नहीं बल्कि राजनीति को सहेजने के लिए इकोनॉमी को राजनीति के अनुकूल किया जाता है। एनपीए बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, यह दूर की गोटी। सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार की योजनाओं को लागू कराने वाले इंस्टीट्यूशंस जो हैं इस देश में उसे खत्म नहीं करना है। और 2023 का पहला पाठ यही था इस बजट को लेकर और अडानी कांड को लेकर कि किसी भी हालत में सरकारी बैंकों को जिंदा रखना है, उनके भीतर उस डर को हमेशा जलाए रखना है जिससे लगे कि वो आज नहीं कल बिक जाएंगे और प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। आंदोलन करना है करते रहिए, बैंक हड़ताल करनी है करते रहिए, लेकिन हम राजनीति को दोनों दृष्टि से साधेंगे, जिंदा भी रखेंगे और जिंदा नहीं रहने की परिस्थितियां भी बनाए रखेंगे। और इन सब के बीच शेयर बाजार में हिचकोले खाना, कर्ज लेकर देश छोड़कर भागना और कर्ज के जरिए उसका नया वैल्यूएशन करा के फिर बैंकों से लोन लेना, यह काम भारत के भीतर ही हो सकता है जो सरकारी बैंकों के माध्यम से देश की राजनीतिक सत्ता खुले तौर पर कराती है। समझ जाइए तो ठीक, अन्यथा यह मानकर चलिए कि सरकारी बैंक है तो आपको सुविधा है और वेलफेयर स्टेट में आप जी रहे हैं तो सरकार की वाहवाह कर लीजिए यह सोचकर कि अच्छा है बैंक तो छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।